नमस्कार दोस्तों, वोकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम लोग संघात्मक व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था के बारे में समझेंगे, जिसे इंग्लिश में फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबली बहुत सारे देश पाए जाते हैं और हर एक देश की अपनी अपनी शासन प्रणाली होती है और उस शासन प्रणाली को चलाने के लिए जो है कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं और उन नियमों एवं कानूनों की एक व्यवस्था होती है, एक स्वरूप होता है। इसी संदर्भ में अगर हम लोग संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो ये जो है किसी भी देश में शासन करने की व्यवस्था का एक प्रकार है, यानी कि अलग अलग देशों में वहाँ की स्थानीय सरकार द्वारा अपनी सुगमता के अनुसार जो है ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं। तो हमको इस वीडियो के माध्यम से यही समझना है कि आखिर संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार का स्वरूप होता है और एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार का स्वरूप होता है। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि जो संघात्मक व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है और जो एकात्मक व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है ये शासन प्रणाली की किन शाखाओं से निकले हैं। तो अगर हम लोग शासन प्रणाली का वर्गीकरण करें तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है और एकात्मक व्यवस्था है ये किसी भी देश में केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को दर्शाते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश में संघात्मक व्यवस्था लागू होगी तो उस देश में राज्य और केंद्र के मध्य संबंध कैसा होगा, और अगर किसी देश में एकात्मक व्यवस्था लागू होगी तो उस देश में राज्य और केंद्र के मध्य संबंध कैसा होगा। अब अगर हम लोग संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम की बात करें तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है ये किसी भी देश में केंद्र और राज्य के मध्य एक विशेष प्रकार के संबंध को दर्शाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग एकात्मक व्यवस्था यानी यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो ये भी किसी भी देश में केंद्र और राज्य के मध्य एक विशेष प्रकार के संबंध को दर्शाता है। तो आइए अब हम लोग ये समझते हैं कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होता है और एकात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होता है। तो अगर हम लोग संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट दोनों बराबर होते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर खुद सोचिए कि दो समान प्रकार की शक्तियाँ एक ही देश में रह सकती हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्राधिकार में समान शक्तियों के आधार पर बराबर होंगे। संविधान द्वारा केंद्र सरकार को कुछ विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किए जाते हैं और राज्य को भी इसी प्रकार कुछ विशेष क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जो क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और जो संविधान द्वारा क्षेत्राधिकार केंद्र को दिए गए हैं उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर हम लोग एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार से बड़ा होता है, यानी कि केंद्र में सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। जैसा कि एकात्मक शब्द से ही परिलक्षित हो रहा है कि यहाँ पर एक की बात की गई है। और अगर हम लोग संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम में अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें जो है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है। किस प्रकार से होता है? इसमें जो है संविधान द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग क्षेत्राधिकार प्रदान किए जाते हैं और कोई भी एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में बिना एक दूसरे की परमिशन के हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और इसी में अगर हम लोग आगे एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो संविधान सारी शक्तियां केंद्र में निहित करता है। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि संविधान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार को सारी शक्तियां सौंपता है। अब केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि संविधान के द्वारा सौंपे गए दायित्वों यानी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए या राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट को जो है क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। यानी कि एकात्मक व्यवस्था में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहती है। तो संघात्मक व्यवस्था के अगले पॉइंट में बताया गया है कि लिखित सर्वोच्च और कठोर संविधान। अब ऐसा क्यों होता है इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपना अपना क्षेत्राधिकार सौंपती है। तो संघात्मक व्यवस्था में अगर एक लिखित संविधान नहीं होगा तो दोनों में समय समय पर आपसी मतभेद होते रहेंगे। किसको लेकर? कानून को लेकर, क्षेत्राधिकार को लेकर। और लिखित संविधान होते हुए अगर ऐसा कोई मैटर आता है क्षेत्राधिकार को लेकर तो फिर दोनों जाकर संविधान का पन्ना पलटते हैं और अपना अपना मतभेद क्लियर करते हैं। कठोर संविधान इसलिए है कि कोई भी सरकार यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी सुगमता के अनुसार इसमें परिवर्तन ना कर पाए। और अगर हम लोग एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर आवश्यक नहीं होता है कि यहाँ पर लिखित संविधान हो, क्योंकि वहाँ पर केंद्र सरकार ऑलरेडी चीज़ों को गवर्न कर रही है। और आगे संघात्मक व्यवस्था में दोहरे संविधान की बात की गई है, यानी कि स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेंट्रल का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
और अगर हम लोग एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर अनिवार्य नहीं होता है कि संविधान का दोहरा रूप हो, क्योंकि यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था में शासन प्रणाली की संपूर्ण बागडोर केंद्र के हाथ में होती है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दोहरा संविधान हो। और संघात्मक व्यवस्था में हमको दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, एक केंद्रीय सरकार की नागरिकता और एक राज्य सरकार की नागरिकता। और एकात्मक व्यवस्था वाली सरकार में हमको एकल नागरिकता देखने को मिलती है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था लागू है, ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक व्यवस्था लागू है। तो भारत की व्यवस्था के लिए आखिर हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो भारत के लिए जो है हम लोग यूनियन शब्द का प्रयोग करते हैं। हालांकि अगर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको संज्ञान में रखते हुए आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।